हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सीजी बोर्ड का 9th का सिलेबस दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा था अगला जो चैप्टर था हमारा था परमाणु संरचना। ठीक है, लेकिन परमाणु संरचना को पढ़ने से पहले हम लोगों को परमाणु और अणु पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पास एनसीईआरटी का आप लोगों के लिए बुक लेकर आया हूँ। केवल ये बुक एक रेफरेंस के लिए हम लोगों को समझना अपने तरीके से। ठीक है, चलो, और ट्राई कीजिएगा एनसीईआरटी से ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सिलेबस वहाँ से लें, लेकिन पढ़ें कहाँ से? एनसीईआरटी से। ओके, चलो, तो हमारा जो चैप्टर है अगला वाला वो क्या है? परमाणु एवं अणु। ठीक है, थोड़ा सा आप बस देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें और समझते हैं। ठीक है, तो लिखा है, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया। एक नाम याद रखना, भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, ये नाम याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। महर्षि कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। ठीक है, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। तो महर्षि कणाद नाम के एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने सबसे पहले किसी पदार्थ को विभाजित कर सकते हैं इसके बारे में बताया था, और उस पदार्थ को विभाजित करके ही उन्होंने एक नाम दे दिया था, क्या? परमाणु। ठीक है, परम धन अणु। परम मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो सबसे छोटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? परमाणु। ठीक है, और यहाँ उन्होंने बोला था कि ये क्या रहेगा? अविभाज्य रहेगा। क्या रहेगा? ये अविभाज्य रहेगा, ध्यान रखना। तो महर्षि कणाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व, है ना, 500 बीसी में बोला कि जो परमाणु है वो क्या है? एक अविभाज्य कण है, और ये जो है सबसे छोटा कण है किसी भी पदार्थ का। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, कैसी इकाई? सबसे सूक्ष्मतम इकाई को अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पास परमाणु बोलेंगे। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना आपको। ठीक, क्या नाम था इनका? महर्षि कणाद। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले बोला कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसको हम अविभाज्य मतलब विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि क्या है? अविभाज्य है, उसी को क्या बोला गया? इन्होंने परमाणु का नाम दिया, परमाणु। ठीक है, इसी को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं इसी को? अपन इंग्लिश में एटम बोलते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो, उसके बाद ठीक है, उसके बाद और कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम आए जो कि हम लोगों के काम के रहते नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लो। जैसे इसी समय ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था डेमोक्रिट्स। ठीक है, लियूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें एक कण मिलेगा जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। यही अविभाजित कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि 500 बीसी में, क्या नाम याद रखो आप लोग? महर्षि कणाद। ओके, उसके बाद 18th एडी में, 18th एडी में आप लोग थोड़ा सा याद रखो इन्हीं का नाम। क्या नाम है भाई? डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। ठीक है, ल्यूसिपस, इनका नाम भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इसे पूछता नहीं है, बाकी याद रखना। महर्षि कणाद का नाम पूछा जाता है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में ही रखना। ठीक है, चलो, अब ये चीज़ हम लोगों ने तो पढ़ रखी थी लास्ट क्लास में भी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ना तो पदार्थ उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित परिवर्तित हो जाता है ना। मतलब पदार्थ ए जो है कुछ रिएक्शन करके, विक्रिया करके क्या बना लेता है? पदार्थ बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को एक साइंटिस्ट मिलेगा डाल्टन, उसको अपन देखेंगे। उससे पहले यहाँ पास एक और चीज़ हम लोगों को याद रखना है, वो है स्थिर अनुपात का नियम। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, तो एक साइंटिस्ट का नाम आप लोग याद रखना, प्राउस्ट। ठीक है, क्या नाम रहेगा? प्राउस्ट। ठीक, क्या नाम याद रखना है आप लोगों को? प्राउस्ट। मैंने बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किसने दिया था भाई? तो लेवोजियर ने दिया था।
एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। इसी को मैंने बताया था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये बात भी आप लोग याद रखना। उसके बाद एक सेकेंड लॉ आया, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये किसने दिया था? जेम्स प्राउस्ट ने। नाम याद रखना, जेम्स प्राउस्ट। तो प्राउस्ट ने बोला, क्या बोला भाई? तो इसने बोला कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर। वाटर, इसको समझना। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? H2O। अब इस H2O में हाइड्रोजन और क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्रेजेंट है 2 रेशियो में और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1 रेशियो में। हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं रेशियो बनाऊँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2:16 बनेगा। क्या बनेगा? 2:16। अगर इसको मैं भाग कर दूँ तो 2 1 कम 2 और 2 8 क्या आ गया? 16। तो हमेशा अगर मेरे को वाटर बनाना है, हमेशा अगर अपने को क्या बनाना है? पानी बनाना है, वाटर बनाना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का रेशियो रहेगा, द्रव्यमान का अनुपात रहेगा, वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। क्या रहेगा? 1:8। ठीक है, एक और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मान लो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। एक कार्बन का मास होता है 12, 2 एक ऑक्सीजन का मास 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। तो 4 3 12 और 4 8 32। तो यही बोला जा रहा है कि अगर मेरे को कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाना है, एक अणु बनाना है, तो उसमें 3:8 में मेरे को कार्बन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। जैसे NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 तो कितना हो जाएगा? 14:3। तो हमेशा जो द्रव्यमान का मास होगा NH3 अमोनिया बनाने के लिए, ध्यान रखना, ये किसका फॉर्मूला होता है? NH3 अमोनिया। CO2 क्या होता है अभी? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आज ही की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला भी बनाते हैं। ठीक है, तो अमोनिया और इधर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अमोनिया अगर मेरे को बनाना है तो अमोनिया में हमेशा जो मास होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, वो कितना मिलेगा मेरे को? 14:3। यही क्या था हमारा? प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा साथ में। ठीक है, अब जब एटम मतलब परमाणु की जब स्टडी हो रही थी, तो एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था गाइस जॉन डाल्टन। याद रखना, क्या नाम याद रखना है आप लोगों को? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिसको हम लोग यहाँ पास डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो पॉइंट्स को देखो भाई। तो पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि सभी द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ ही होता है ना, द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। मतलब जो भी पदार्थ हमारा बनेगा किससे मिलकर बना होगा भाई? परमाणुओं से। किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से। ये बात ध्यान रखना, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब अगर अपने को कोई पदार्थ बनाना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराना है, तो पदार्थ कौन सा बना हमारा? वाटर। तो जो परमाणु है वो किसके परमाणु हो गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका क्या होता है? विनाश। तो यहाँ पास हम लोगों का कंजर्वेशन ऑफ मास आ रहा है। कैसे आ रहा है कि परमाणु ना तो अभिक्रिया में बनेंगे और ना ही क्या होंगे? उसमें नष्ट होंगे, बस उसका रूप क्या हो जाएगा? परिवर्तित। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 गैस होता है, O2 भी गैस होता है, इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? H2O, जो कि एक लिक्विड होता है। यहाँ पर देख सकते हो रूप में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 लगाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही पालन कराने के लिए हम लोग रिएक्शन को क्या करते हैं? हमेशा बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना भी हम लोग 10वीं की क्लास में, 10वीं क्लास का जब सिलेबस करेंगे तो वहाँ पास सीखेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। फिर लिखा है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है भाई, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के परमाणु, मतलब हाइड्रोजन का H2 लिख दिया मैं, हाइड्रोजन गैस,
तो हाइड्रोजन गैस के जो परमाणु होंगे उसमें हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्या होगा, उसका समान प्रकृति होगा। मतलब भाई ये दो हाइड्रोजन से मिलकर बना, मतलब एक पहला हाइड्रोजन और एक दूसरा हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है। अब फिर अगले पॉइंट में लिखता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन ले लो और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। इसकी अलग प्रॉपर्टी, इसकी अलग प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अलग अलग तत्व की जो गुण धर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर लिखता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। छोटी पूर्ण संख्या, ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मैंने बताया, यहाँ पे मास कितना था वाटर के लिए 2, यहाँ पे कितना था 16, तो कितना बना हमारा 1:8। ये छोटी पूर्ण संख्या है, इससे और छोटा हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या प्रकार निश्चित होते हैं। तो ऐसे करके ये 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो कि किसने दिए थे, हमारे जॉन डाल्टन साहब ने दिए थे, जो कि आप लोगों को क्या रखना है, दिमाग में रखना। ठीक है। चल अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी डाल्टन के परमाणु लॉ पे। ठीक है। देखो एनसीईआरटी में आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का अच्छे से क्या होगा, क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी क्वेश्चंस को लगाते हैं। वो ठीक है। अरे देखिए, ठीक, यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलता है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, लिख लेते हैं भाई। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है। फॉर्मूला कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलो अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है। क्या बोलता है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम क्या था मेरे पास, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है भाई। क्या था मेरे पास, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट नहीं है। क्या है अपने पास, सोडियम कार्बोनेट है 5.3। ठीक है भाई। आगे बोलता है कि 6 ग्राम एसिटिक अम्ल था, और ये क्या था, 6 ग्राम एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना Na2CO3। एसिटिक एसिड कल मैंने बताया था आप लोगों को, CH3COOH। ठीक है। अभिक्रित होते हैं मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है भाई। जिससे 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे क्या बनता है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2, और 8.2 ग्राम क्या बन रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं, 8.2 ग्राम और क्या बनता है कि 8.2 ग्राम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, एसीटेट। लिख देता हूं भाई एसीटेट। और 0.9 ग्राम जल बनता है। क्या बोलता है, 0.9 ग्राम जल बनता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल भी कर चुके हैं। तो बोलता है कि इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप है या नहीं, आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में जो मास है उसको राइट हैंड साइड के मास के इक्वल अगर आ गया तो है, और नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है। ये सोडियम एसीटेट है। ठीक है। चलो अब जोड़ दो सीधा सीधा। तो 5.3 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 11.3, राइट हैंड साइड में जोड़ो तो 2 8 10 और 2 2 4 और 9 13, मतलब 1.3। तो राइट हैंड साइड में भी कितना आ गया, 11.3 ग्राम। तो देख सकते हैं कि अभिकारक के साइड का मास द्रव्यमान उत्पाद या प्रोडक्ट के साइड के द्रव्यमान के बराबर है, अतः यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है। सिंपल था। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है। खैर लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। चलो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, बोलता है कि 1:8 में क्या करते हैं, ये मिलते हैं भाई। ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक। बोलता है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कितना दे दिया आपको, 3 ग्राम। ठीक है।
साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान आवश्यक है। तो भाई हमको मालूम है कि रेशियो में से क्या होता है, समान। तो ये 3 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, तो मान लेते हैं x ग्राम हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू 1x 8 दिया, क्या आ जाएगा 24 ग्राम हमारा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एकदम ईजी था। ठीक है, इस तरीके से हमको बनाना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, चलो ये सब आपको पढ़ लिए हैं हम लोग, अब इसको अपन नहीं देखेंगे। ठीक है, चलो अब आता है यहाँ पास परमाणु क्या है। तो परमाणु क्या है, कितने बड़े होते हैं, तो मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर मैं परमाणु को डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। इंग्लिश वाले कैसे डिफाइन करोगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, परमाणु क्या बोलते हैं इसको, एटम या फिर परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब इनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है। कुछ सबस्ट्रिक्ट मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, जैसे नैनो, क्या याद रखना है आपको, नैनो। नैनो कहीं पे भी लिखा हुआ है तो क्या होगा, 10 की घात -9। ठीक है, पी को याद रखना, 10 की घात -12। मिली 10 की घात -3। माइक्रो 10 की घात -6। ओके, और क्या दिखाई देता है, अच्छा नैनो कैसे दिखेगा, तो स्मॉल n, पी को स्मॉल p, मिली स्मॉल m, माइक्रो म्यू दिखाई देगा। ठीक है, ऐसी प्लस वाला भी याद रखो, किलो 10 की घात +3, कैपिटल K। ठीक है, मेगा 10 की घात 6, कैपिटल M। ठीक है, गीगा 10 की घात 9, कैपिटल G। ठीक है, फिर याद रखना पेटा 10 की घात 15, कैपिटल P। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो परमाणु जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो नैनो कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्ट यूनिट याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम पूछ लेता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं इसको ना, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये दिया हुआ है, मैंने जो आप लोगों को बता दिया अभी। तो हाइड्रोजन परमाणु को जो त्रिज्या है वो 10 की घात -10 है ना, जल अणु 10 की घात -9, हीमोग्लोबिन 10 की घात -8, रेत के कण 10 की घात -4, चींटी 10 की घात -3, सेब 10 की घात -1 मीटर के आकार का होता है। ठीक है, तो देखिए पुराने ज़माने में जब हमारा जो पीरियोडिक टेबल नहीं बना था, जब कुछ सारी चीज़ें नहीं हुई थी, तो इस तरीके से हाइड्रोजन को, कार्बन को देख सकते हो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, इन सबको दर्शाया जाता था। ठीक है, काम को तो नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए याद। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना है कि भाई ये सब दर्शाता कौन था, तो आप लोगों को याद रखना है एक नाम जिसका वो बोलते हैं हम लोग IUPAC। क्या बोलते हैं, IUPAC। फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल, आई मतलब क्या, इंटरनेशनल, यू मतलब क्या, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये किसका फुल फॉर्म है हमारा, IUPAC का, IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, संघ, किसके लिए, शुद्ध और मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री, रसायन का एक शुद्ध सारी चीजें बताने का क्या है, एक इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय क्या है, एक संघ है। यही तत्वों के नाम है ना,
कौन सा तत्व को कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें कौन बताता है, तो IUPAC ही निर्धारित करता है। ठीक है, चलो तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कुछ चीजें कभी कभी और पूछ लेता है, जैसे देखो कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका नाम कैसे दिखाया गया है। जैसे हाइड्रोजन को क्या लिखा जाता है, कैपिटल H, मतलब उसका पहला लेटर। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन का क्या शो कर दिया, H। एल्यूमिनियम कैसे लिखते हैं, ALUMINUM, तो पहले 2 लेटर ले लिए इसने एल्यूमिनियम के लिए, है ना। कोबाल्ट को कैसे लिखा जाता है, COBALT, इसमें भी क्या ले लिया गया, पहले 2 लेटर ले लिए गए। ठीक, अब यहाँ पे बताया है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे क्लोरीन का क्या ले लिया, Cl, जिंक का क्या ले लिया, Zn। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से जाना जाता है। जैसे आयरन को हम लिखते तो आयरन है, लेकिन प्रतीक क्या है इसका, Fe। क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है, फेरम, और फेरम कैसे लिखा जाता है, FeRRUM। तो यहां से क्या ले लिया गया, आयरन के लिए Fe ले लिया गया। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब सोडियम लिखोगे तो ऐसे तो होना चाहिए था SO, लेकिन इसका साइन क्या है, Na। ठीक है, वैसे ही आपका पोटेशियम, पोटेशियम लिखा जाता है ऐसे, लेकिन इसका साइन PO नहीं हुआ, क्या है हमारा, K। तो ये सब क्या है, लैटिन या जर्मन या ग्रीक वर्ड से लिए गए। जैसे जो Na है उसका फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रियम, तो सोडियम को क्या बोला जाता था, नाइट्रियम, इसलिए Na ले लिया गया। ठीक है, पोटेशियम के लिए कैलियम बोला जाता, क्या बोला जाता था, कैलियम, इस तरीके से, इसलिए उसका क्या ले लिया गया, K ले लिया गया। ठीक है, इस प्रकार जो है अनेक तत्वों का अलग अलग क्या है, रासायनिक क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, अलग अलग तत्वों को हम लोग अलग अलग प्रतीक से, अलग अलग चिन्ह से उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, देख सकते हो, एल्यूमिनियम का Al, आर्गन, बैरियम, बोरॉन, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड। ठीक है, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, सीसा, मैग्नीशियम, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, यूरेनियम और जिंक। ये कुछ आप लोगों को यहाँ पास दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कम से कम, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कम से कम आप लोगों को 30 तक के, यहाँ तक के 30 तक के एटॉमिक नाम और उसका एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा देता हूँ। ठीक है, और जितना मैं याद रखने की बोल रहा हूँ उतना ही आप लोगों को याद भी रखना है। ठीक है, 20 तक का आप लोगों को याद रखना है एटॉमिक मास, और 30 तक का आप लोगों को याद रखना है एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो तो लिखते हैं। सबसे पहले है हाइड्रोजन, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं उसका परमाणु द्रव्यमान। ओके, तो हाइड्रोजन का होता है 1, परमाणु क्रमांक 1 है, इधर क्रमांक लिख देते हैं, 1 परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान कितना है, 1। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, क्रमांक 2, मास 4, परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु ये क्या है आपका एटम है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो 3 होता है लिथियम 7, 4 होता है आपका बेरिलियम 8, 5 होता है आपका बोरॉन, इधर आ जाएगा 10, 6 होता है कार्बन 12, 7 होता है नाइट्रोजन 14, 8 होता है आपका नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 16। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। चलो डायरेक्ट लिख लेते हैं। 9 फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 18, याद रखना। 10 नियॉन 20, 11 सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24, 13 एल्यूमिनियम 27, 14 सिलिकॉन 28, 15 फास्फोरस 30, 16 सल्फर 32, 17 क्लोरीन 35.5, 18
आर्गन 40, ठीक है। इसके बाद 19 पोटेशियम 39 और 20 कैल्शियम 40, ठीक है। इतना आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखना है। इसके बाद आप लोगों को केवल एटॉमिक नंबर याद रखने, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 तक, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट है? तो कैल्शियम के बाद आ जाता है आपका स्कैंडियम। कैल्शियम के बाद क्या आ जाता है आपका स्कैंडियम। 22 किसका होता है भाई? पोटेशियम, सॉरी वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। 26 किसका होता है? आयरन, ठीक है, निकिल, कोबाल्ट, कॉपर और यहाँ पे क्या आ जाता है? जिंक, ठीक है, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है। तो ये आपके पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के क्या रहते हैं? एलिमेंट्स रहते हैं, जो आप लोगों को हमेशा क्या रखने हैं? ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है, निकिल पहले नहीं आएगा, निकिल बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है कोबाल्ट और यहाँ पे क्या आ जाता है? निकिल, ठीक। तो क्या बोला मैंने कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर, एटम और एटॉमिक मास कहाँ तक याद रखो आप लोग? 20 तक, और उसके बाद 21 से लेकर 30 तक आपको केवल एलिमेंट याद रखना है। मतलब 30 तक आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं और 20 तक के एलिमेंट और उनका मास भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 9th के सिलेबस में यूज भी होते हैं। ओके, चलो आइए, तो आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है ना। नोट जरूर करते जाना, जितना अच्छे से आप लोग नोट करोगे उतना अच्छे से आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो सिंपली किसी भी परमाणु का द्रव्यमान ही आपका क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ रह गया, एक और चीज़ ये रह गया कि आपको इसको याद कैसे करना है। इसमें याद रखने के लिए कुछ है नहीं, जो थोड़ा डिफरेंट है उसको याद रखो, बाकी सब क्या होते हैं? ऑलमोस्ट डबल होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो कुछ ही एलिमेंट्स आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन याद रखो, क्योंकि ये क्या है? एक का एक ही है ना। उसके बाद आपको याद रखना है लिथियम, देखो डबल नहीं, जो डबल है उनको तो एटॉमिक नंबर याद रखो, जस्ट डबल हो जाते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट है उनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पे सोडियम 11 दूनी 22 होना चाहिए लेकिन 23 है। एल्यूमिनियम 13 दूनी 26 होना चाहिए लेकिन 27 है ना। उसके बाद 17 दूनी 34 होना चाहिए लेकिन 35.5 है। और आर्गन याद रख लो बस, और यहाँ पे पोटेशियम। तो इतने ही आप लोगों को याद रखने हैं, बाकी सबके क्या हैं? डबल होते हैं। बाकी सबका एटॉमिक मास क्या होता है? ऑलमोस्ट डबल ही होता है। और यही वैल्यू रख के हम लोग न्यूमेरिकल भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इन पर हम लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलते कहीं कहीं पास एक टॉपिक पूछ लेता है AMU, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लो भाई। क्या पूछ लेता है आपको? AMU। तो AMU का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है AMU का फुल फॉर्म? एटॉमिक मास यूनिट। अब पूछ लेता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है? तो याद रखना 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन का मास कितना होता है? 12 ही होता है। तो उसी 12 कार्बन के मास को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो 1 AMU के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी AMU को थोड़ा आगे मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया? केवल U। क्या बना दिया गया? केवल U। और इस U का मतलब भी वही है, लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं इसी को अपन? यूनिफाइड मास। और इसी यूनिफाइड मास को अगर हम ग्राम पर मोल पर कैलकुलेट करें तो इसी को क्या बोल दिया जाता है? एटॉमिक मास। क्या बोल दिया जाता है? एटॉमिक मास। और यही एटॉमिक मास हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें थी जो आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब यहाँ पास लिखा हुआ है अणु। अब देखो, परमाणु हम लोग समझ गए, है ना। क्या समझ गए हम लोग? परमाणु कि किसी भी पदार्थ की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है
उसी को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणुओं के समूह को अगर बहुत सारे परमाणु मिल जाएं तो क्या बन जाते हैं, हमारे पास अणु बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो अगर अलग अलग हैं तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु कहलाएगा और ऑक्सीजन का क्या कहलाएगा, परमाणु। लेकिन दोनों अगर आपस में मिल जाएं और वाटर बना दें तो ये क्या कहलाएगा, जल का अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जल का अणु। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अणु कुछ नहीं है, क्या है, एक परमाणुओं का ग्रुप है। अब ये जो अणु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो अणु है आपके, सेकेंड, ये जो अणु है आपके ये दो प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस वाला, और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस वाला। ठीक है, होमोजीनियस किसको बोलेंगे, समांगी अणु, और हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे, विसमांगी अणु। ठीक, तो जब सेम टाइप के अणु परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस या समांगी अणु बोलते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक ऑक्सीजन के अणु बनाते हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, दो। जैसे सल्फर, तो सल्फर के कितने अणु मिले होंगे यहाँ पे, 8। कितने मिले होंगे यहाँ पास, 8 अणु मिलकर एक, 8 परमाणु सल्फर के मिलकर एक परमाणु अणु बनाते हैं किसके, सल्फर के। ठीक है, ऐसी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भी कितने परमाणु मिलेंगे, 2। ठीक, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके द्विपरमाणविक होते हैं। कैसे होते हैं, द्विपरमाणविक, इसलिए इनको हमेशा कैसा लिखा जाता है, H2, Cl2, O2, N2, इस तरीके से। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस कैसा लिखा जाता है, P4। तो याद रखना इसमें कितने परमाणु मिले हुए हैं, 4। फास्फोरस के कितने परमाणु मिलकर एक अणु फास्फोरस के बनाएंगे, 4। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे समांगी अणु कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं आप लोगों के, समांगी अणु कहलाते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जैसे सिंगल है, जैसे हीलियम, हीलियम में हमेशा He दिखाई देगा, He2 नहीं लिखेंगे। ये क्या होते हैं आपके, एक परमाणु, एक परमाणु वाले होते हैं। क्या होते हैं, एक परमाणु वाले। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस क्या होगा भाई, तो हेट्रोजीनियस ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग परमाणु मिले होंगे। जैसे H2O ही एग्जाम्पल है, ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सब जब सेम टाइप का मिला होता है तो उसको होमोजीनियस या समांगी अणु बोलते हैं। जब अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनको हम विसमांगी या हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास समांगी अणु होते हैं उनकी ये जो संख्या है यही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, यही उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है, परमाणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणविकता। जैसे फास्फोरस की परमाणविकता कितनी है, 4। सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, 8। ऑक्सीजन की कितनी है, 2। हीलियम की कितनी है, 1। सोडियम की कितनी है, 1। आयरन की कितनी है, 1। एल्यूमिनियम की कितनी है, 1। कॉपर की कितनी है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन की 2 है, क्लोरीन की 2 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की भी कितनी है, 2 है। ठीक, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब देखो आगे आता है आपका रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र लिखना हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। और ये जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी टेबल को अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोगों का जो रासायनिक फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, वो आसानी से आप लोगों का बन जाए। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूला अगर बन जाएगा तो आगे जब 10th का सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे आप लोगों को बैलेंसिंग बनेगा। क्या बनेगा, बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग से क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं।
ठीक है। तो रासायनिक सूत्र आप लोग अच्छे से करना, समझना है, और ये जो टेबल आप लोगों को दिया हुआ है इस टेबल को याद करना है, समझ जाओ, ध्यान रखना उनके चार्ज के साथ। जैसे अगर मैं लिखता हूँ नाइट्रेट, तो तुरंत माइंड में आना चाहिए भाई क्या, NO3 तो है लेकिन उसके साथ क्या है यहाँ पे माइनस, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ सल्फाइड, तो वहाँ पर तुरंत माइंड में क्या आना चाहिए कि H2 के साथ क्या है वहाँ पे माइनस, 2 माइनस है, ठीक है। नाइट्राइड में कितना है, 3 माइनस है। ऑक्साइड में कितना है, 2 माइनस है। आयोडाइड में कितना है, 1 माइनस है, ठीक है। देखो ये माइनस लिखा है, मतलब ये क्या है, -1 है। अगर आप लोगों को ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगा तो फॉर्मूला में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।